नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम अपने वापस पुनः ग्रेड फर्स्ट पर चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहली यूनिट के बारे में आज से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की थी। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहली यूनिट है इसका नाम है टेक्सोनोमी, और ये टेक्सोनोमी आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर तो पढ़ना ही है, लेकिन आजकल जब एग्जामिनर बैठता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये किस लेवल पर है, तो थोड़ा बहुत वो बड़ा चढ़ा के देने की कोशिश करता है। आप चाहें तो एलन की सीट वगैरह से टेक्सोनोमी निकाल के आसानी से इनके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस क्लास को आप लोग पूरी तल्लीनता के साथ देखिएगा। हम लोग पूरी की पूरी टेक्सोनोमी सॉल्व करने वाले हैं। मैं कुछ सिलेबस को आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सिलेबस में आपके टेक्सोनोमी पहला पॉइंट दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, आपकी यूनिट फर्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनोमिकल हायरार्की, बाइनोमिनियल नोमेनकल्चर। ये तो आपके एक बिंदु दिया हुआ है। फिर एक दिया हुआ है आपके टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी, म्यूजियम हो गया, जू हो गए, हर्बेरिया हो गए और बॉटनिकल गार्डन, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और 5 किंगडम सिस्टम। ये देखो पहली जो यूनिट है ना टेक्सोनोमी, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उस लेवल तक पढ़ लेंगे जिस लेवल तक सवाल पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे मैं भगवान से कामना करता हूँ और आप सबसे जो है अनुमति लेके अपनी आज की कक्षा का शुभारंभ करता हूँ। ठीक है, हमारी रोजाना क्लास रहेगी, लगभग 5-6 बजे हमारी रोजाना एक क्लास रहेगी। तो आप आराम से तल्लीनता के साथ सुनिएगा और पढ़िएगा। देखो, मैं लिखने से ज़्यादा बोलने पे फोकस करूँगा, इसीलिए आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझें। ठीक है, हमारा मोटो ही यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझे। देखो, आप लोगों ने जब बायोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की होगी 11th क्लास में, जब भी आपके टीचर ने बताया होगा कि बायोलॉजी की 2 यूनिट होती है भैया, है ना। जैसे हम लोग बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी के साथ 2 चीज़ें फ्री आ जाती है जो कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक आती है आपके केमिस्ट्री और एक आ जाती है आपके फिजिक्स। और फिजिक्स केमिस्ट्री आप दोनों ही चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते हैं शुरुआत में। फिर तो हो सकता है आप अपनी अपनी पसंद है, किसी को फिजिक्स भी अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। मैं बायोलॉजी का हूँ, मुझे बायोलॉजी बहुत प्यारी लगती है। हम लोग हर एक, जैसे फिजिक्स में अपने अपने अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट होते हैं, आगे अपने अलग अलग पार्टीशन होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में होते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये चीज़ें। लेकिन बायोलॉजी में उसी प्रकार से 2 प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसके अलावा कई प्रकार बायोलॉजी के होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में मुख्यतः बॉटनी और जूलॉजी। क्या देखेंगे? बॉटनी और जूलॉजी। तो बायोलॉजी की 2 शाखाएं, पेन ले लेता हूँ भाई। तो बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हो गई? एक शाखा तो ये हो गई बॉटनी और एक हो गई ये जूलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है। देखो, बायोलॉजी में 2 चीजें हैं, एक होता है बायो और एक होता है लॉजी। तो यहां से क्या बन जाता है? बायोज, और यहां से बन जाता है लोगस। ठीक है, बायोज का मतलब जो क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव। ठीक है, बायो यानी सजीव और लोगस यानी टू स्टडी। ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, टू स्टडी। पेन में दिख नहीं रहा ना, पेन चेंज कर लेता हूँ ना, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको सही समझ में आएगा। तो सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। आपको जो है बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया ये भी पता होना चाहिए। बायोलॉजी के बारे में जिसने बताया था वो थे आपके लेमार्क। कौन थे? लेमार्क थे। और उसके साथ कौन थे? आपके ट्रेवी रेनस। कौन थे? ट्रेवी रेनस। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। ठीक है, अब देखो मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट राइटिंग यही है, तो आपको इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग सिर्फ सुनते जाइए। आपको
एक चीज और पता होनी चाहिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायो, अब मैं बायो लिख दूं ना शॉर्ट में। अब तो आप लोग जो है समृद्ध हैं इन चीजों को पढ़ने में, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायो कौन है आपके, अरस्त, कौन है, अरस्तु या एरिस्टोटल, ठीक है। तो ये चीज देखो, अरस्तु तो बहुत सारी चीजों के, आपको राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी में अरस्तु मिलेंगे, आपको हर जगह अरस्तु मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो बॉटनी और जूलॉजी, दो जो इसकी दो शाखाएं हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है। बॉटनी क्या होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप जाति या पादप जगत का अध्ययन किया जाता है, वो बॉटनी कहलाती है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। यानी कि हम लोग जो है वो किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट की स्टडी यहाँ पे करते हैं। अगर फादर ऑफ बॉटनी पूछ लिया जाए तो क्या कर दोगे, थियोप्रेस्टस, कौन, थियोप्रेस्टस, ठीक है। ये कौन है, फादर है बॉटनी के। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जूलॉजी में क्या होता है। जूलॉजी में हम लोग, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जंतु या प्राणी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल। किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल्स की स्टडी की जाती है, और इसके भी जो जनक होते हैं या फादर होते हैं वो कौन है, अरस्तु है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सभी बातें आपको पहले से ही पता होगी। अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अपना मेन टॉपिक कौन सा, अपना मेन टॉपिक है आपके ऑर्गेनिज्म या फिर आपके टेक्सोनॉमी। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो लिविंग आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, एक आपके मल्टी सेलुलर होती है। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्टा, बहुत सारे आते हैं, आर्की बैक्टीरिया वगैरह। मल्टी सेलुलर में आपको जनरली याद रखना है प्लांट और एनिमल, ये आपके कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी एक से अधिक कोशिका के बने हुए जीव, ठीक है। अब देखो टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अपना टॉपिक ही यही है, टेक्सोनॉमी अपना टॉपिक है। और टेक्सोनॉमी के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, जो टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो किसने दिया था, डी कैंडोले ने दिया था। किसने, डी कैंडोले ने टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था, ठीक है। टी कोंडोले ने जो है एक पुस्तक लिखी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। कौन सी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखनी है कि ये पुस्तक किसकी है। सबसे पहले ये पुस्तक है आपके किसकी, डी कैंडोले की, और इसमें इन्होंने किसका नाम लिया, आपके टेक्सोनॉमी का नाम लिया। अगर आपको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछ ले तो कार्ल लीनियस, कैरोलस लीनियस भी इसे बोलते हैं, कार्ल वॉन लीनियस भी बोलते हैं। तो ये सब नाम किसके हैं, कार्ल या कैरोलस लीनियस। क्योंकि जब भी हम लोग इन चीज़ों की बात करते हैं तो कैरोलस लीनियस का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो इन्होंने ही दी है, ठीक है। टेक्सोनॉमी मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तीनों चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। एक होता है आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचान, ठीक है, क्या करना, पहचान करना। एक होता है नामकरण करना या नोमेनक्लेचर करना, और एक होता है क्लासिफिकेशन करना। ये तीनों ही यानी वर्गीकरण करना, ये तीनों मिला के क्या बनती है, टेक्सोनॉमी। यानी हम लोग अगर कुछ करेंगे तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी में क्या करेंगे कि किसी जीव की पहचान करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे और फिर उसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को देखा, पर्टिकुलर एनिमल को देख के हमने ये अनुमान लगाया कि फलाने फलाने एनिमल के चार टांगे हैं, या फिर दो टांगे हैं, दो हाथ है, या फिर एक मुंह है, एक नाक है, और इस प्रकार का उसके बॉडी का कलर है। ये वो चीज, ये जो है वो चीज खाता है या नहीं खाता है। तो एक मानक पद्धति बनाई गई, और मानक पद्धति में एक नामकरण किया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अब आपको आपके घर में राजू बोल सकते हैं और राजेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका केवल और केवल डॉक्यूमेंटल नाम क्या होता है, राजेश होता है। अगर आपका नाम राजेश है दोस्तों,
दोस्तों तो आपको राजेश के नाम से ही जाना जाएगा, न कि राजू के नाम से। राजू के नाम के से आपके गांव वाले, आपके पड़ोसी, आपके सखा सहेलियां जो है वो बोल सकते हैं, लेकिन एक मानक नाम क्या होगा? राजेश। तो उसी प्रकार से एक मानक नाम दिया गया प्रत्येक जाति के प्रत्येक जीव को। जैसे मैं बात करूं अगर मानव की, तो मानव को होमो सैपियंस कहा गया। तो जब भी मानव की बात आती है तो उन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। तो ये इसका नामकरण हो गया। फिर इसको क्लासिफिकेशन किया गया कि हाँ, ये जैसे इस प्रकार के जानवर इसी वर्ग में रखे जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली, फिर उसके बाद में आपके जो चीता हो गया, आपके टाइगर हो गया, इन सबको एक प्रकार के वर्गों में रखा गया है। तो इस ये क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी सबके जो स्वभाव है, स्वभाव के आधार पे अलग अलग तरीके से वर्गीकरण होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेक्सोनोमी जब भी बात होगी तो आइडेंटिफिकेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा और क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कार्ल लिनियस ने क्या दिया था आपके बाइनोमियल नोमेन जो है नेमिंग सिस्टम दिया था, यानी दो पार्ट में नाम लेना इन्होंने बताया था। और एक जो नाम था, यानी आगे का जो नाम था, वो तो इन्होंने बोला कि वंश के आधार पे हम लोग रखेंगे, है ना, कि वंश जो होगा ना उसका, उसके नाम पे उसका आधार रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है पेंथेरा, पेंथेरा जो है लोयन का जो नाम है साइंटिफिक, पेंथेरा लियो, उसमें पेंथेरा आपके जीनस है और आपके लियो क्या है? स्पीसीज है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लोग दो में डिवाइड करके लैटिन भाषा में उनका नाम लिखेंगे, और भी आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक नाम है पेंथेरा लियो, इसमें पेंथेरा क्या है? आपका जीनस है, और लियो क्या है? आपकी स्पीसीज है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अभी और भी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक टर्म आती है आपके सिस्टमेटिक्स, और सिस्टमेटिक जो टर्म है, सिस्टमेटिक जो टर्म है ना दोस्तों, ये भी आपकी किसने दी थी? कार्ल वॉन लीनियस या कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि सिस्टमेटिक क्या होगा? सिस्टमेटिक्स क्या होगा? सिस्टमेटिक्स का अर्थ क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि जीवों की जो नियमित व्यवस्था है उसको हम लोग सिस्टमेटिक कह देंगे, और सिस्टमेटिक टेक्सोनोमी से अलग तो नहीं होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, इसकी एक पुस्तक आई, पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस की इंपॉर्टेंट पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। अब सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में, यानी 10वें संस्करण में, आपके एक टर्म आई बाई नोमेनियल नोमेनिक्लेचर। ठीक है, ये एक टर्म आई, और इस टर्म के बारे में, यानी द्विनाम पद्धति के बारे में आपके इसमें पढ़ा गया। ठीक है, अब देखो, साथ ही आपको ये पता होना चाहिए जो सिस्टमेटिक्स है, सिस्टमेटिक्स में पहचान तो होती है, क्लासिफिकेशन भी होता है, नामकरण भी होता है, और यहाँ एक और टर्म आ जाती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी जंतुओं के अंतर संबंध। ठीक है, ये चीज होती है सिस्टमेटिक्स में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी में अंतर क्या है। मुख्य रूप से जीवों के परस्पर क्रियाओं का, है ना, या फिर अंतर्निहित क्रियाओं का, या अंतर रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टेक्सोनोमी को, सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी को अलग अलग करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सबसे पहले कुछ टर्म जो है मुख्य फैक्ट की, जो कि आपको पता ही होना ही चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी टेक्सोनोमी में, यानी स्मॉलेस्ट ऑफ टेक्सोनोमी में कौन होगा? स्पीसीज होगा, जिसका जो वर्ड है स्पीसीज, ये दिया था जॉन रे ने। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, हालांकि ये प्रश्न इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि ये तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, साथ में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यानी जो जातियों का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो आपके मेयर ने दिया था। किसने? मेयर ने। ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना दोस्तों कि जाति होती क्या है, या स्पीसीज होती क्या है। तो जाति का सीधी सी परिभाषा क्या होगी? जीवों का ऐसा समूह होगा जो अपने समान संतति को उत्पन्न करे, यानी जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति का, या फिर अपने समान को एक क्लोन बनाए। अब जैसे आपको पता होगा कि कोई भी कोई भी जाति को ले लेते हैं हम लोग, मनुष्य जाति को ले लेते हैं। मनुष्य जाति
में जो प्रजनन की क्रिया होती है उसके बाद उसकी फोटोकॉपी ही उनके सामने आती है। यानी कि बच्चों को जो मनुष्य जाति अपने समान ही वो किसी घोड़े का गधे को तो पैदा नहीं करेगी ना, वो करेगी किसको, वापस वही मनुष्य को ही पैदा करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न करेगा उसको क्या कहेंगे, जाति कहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये मेयर की जो परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है, मेयर की। ये मेयर की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मेयर क्या कहता है कि जीवों का ऐसा समूह जो दूसरी जाति के मेंबर्स से, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी दो जाति है, एक आपके घोड़े की जाति है और एक आपके मनुष्य की जाति है, तो दोनों ही जातियों के मेंबर से अलग अलग जो है आपके क्या हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो, यानी जनिक पृथक्कृत हो, यानी आपस में कोई भी जनिक संबंध इनमें नहीं हो। ठीक है, और आपस में कोई भी जो है रिप्रोड्यूस और समान आपस में जीन पोल शेयर करें, या तो ये जनिक तो प्रतिकृत हो और आपके रिप्रोड्यूस करें, यानी कि मनुष्य मनुष्य के साथ ही रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है और जीन पोल भी शेयर कर सकता है, इसके अलावा वो किसी के साथ नहीं कर सकता है। तो जीवों का ऐसा समूह जो दूसरी जाति के मेंबर से रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो, यानी दूसरी जाति के साथ तो, यानी घोड़े और आदमी का कोई संबंध नहीं है वैसे भी देखा जाए तो वो तो आपस में क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट है। साथ में मनुष्य मनुष्य के साथ क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और जीन पोल भी शेयर करता है। ठीक है, क्या करता है, जीन पोल भी शेयर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये बोले कि 2n बराबर 46, तो ये आपस में क्या करेगा, जीन पोल शेयर वाला उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आगे एक और बात करते हैं, एक और नई टर्म आ जाती है, स्पेसिएशन। ठीक है, यानी जाति उद्भव। और जाति उद्भव यानी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ नी स्पीसीज, यानी नई स्पीसीज कैसे बनेगी। अब दो प्रकार से नई स्पीसीज बन सकती है। अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक है और साथ में कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ है स्पीसीज का। तो स्पीसीज का अगर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेसिएशन होता है ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपके डिसकंटिन्यू वेरिएशन या फिर म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन कैसे होगा, जैसे कोई एक व्यक्ति है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सेम जो जो दो प्रकार के होंगे, सिम्पेट्रिक और एलियोपेट्रिक, दो प्रकार के जाति उद्भव होते हैं। एक जाति का यानी नई जाति का उद्भव, जाति उद्भव यानी कि नई जाति का निर्माण, वो कैसे होगा। एक तो होता है सेम जियोग्राफिकल कंडीशन में, यानी कि समान आपके जो ज्योग्राफी है, भूगोलीय प्रदेश में या फिर व्यवस्था में, ऐसे हो सकता है। एक होता है इसमें क्या आ जाएगा, जियोग्राफिकल बैरियर्स आ जाएंगे, यानी डिफरेंट जगह पे। ठीक है, अब जैसे ये कह सकते हैं कि एक जाति के लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं एक जाति के। अब ये पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र है और इस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ ये लोग हैं। ठीक है, अब ये कोई मान लो कि बाहर गए, ठीक है, बाहर गए किसी कारणवश, और किसी कारणवश एक तो इस तट पे चला गया, तो यहाँ पे मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे एक नई जाति का निर्माण इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग थे वो इस तट पे चले गए, इस जगह पे चले गए, इस भौगोलिक क्षेत्र में चले गए। भौगोलिक क्षेत्र वही है लेकिन अलग अलग कॉर्नर पे चले गए हैं। ठीक है, तो इनकी जो जाति होगी और इनकी जो जाति होगी वो दोनों आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन नई जाति बन जाएगी। ठीक है, अब एक जाति से कितनी, दो जातियां आपके सामने बन चुकी है, तो ये होगा सिम्पेट्रिक। ठीक है, एलोपेट्रिक में क्या होगा, जैसे मान लो कि एक ही जगह पे, एक ही कॉर्नर पे, ये यहाँ पे दो जातियां रहती है, एक ही जाति यहाँ पे रहती है, लेकिन दोनों के बीच में एक बैरियर आ जाता है। दो अलग अलग जो है जगह पे चले गए हैं, दो अलग अलग जगहों पे, एक यहाँ पे चले जाएगा, एक यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये आपके ए था, ये आपके बी जाति बन जाएगी और एक सी बन जाएगी। ये जो रह गए यहाँ पे जो रह गए वो तो ऑलरेडी एक ही जाति है। नई जो दो जातियां बनी ये, अब इन दोनों में जो है बेसिकल बहुत सारे जो है
जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में ये रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो ये नई जाति यहाँ पे बनी, ये अलग जाति होगी, और यहाँ एक और नई जाति बनी है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में अलग अलग जातियां बनी हैं। तो ये दो प्रकार से जाति उद्भव होगा, एक होगा सिम्पेट्रिक, एक होगा एलियोपेट्रिक। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेम जोग्राफिकल कंडीशन में और एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, और यहाँ क्या होंगे, आपके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब इनका कुछ भी कारण हो सकता है, आपके कोई म्यूटेशन आ गया हो, है ना। जैसे मान लो आप लोग कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में जाने के बाद आपके जो साथी है वो अलग अलग जगह पे चले गए। अब वहाँ का जो अलग परिवेश है, उन परिवेश के अनुसार जो है ढलना, वो एक जाति उद्भव कहलाएगा। वैसे जाति उद्भव तीन प्रकार से होता है, सिम्पेट्रिक होता है, एलोपेट्रिक होता है, एक होता है पेरापेट्रिक। कौन सा होता है एक और, एक होता है आपके पेरापेट्रिक। अब ये पेरापेट्रिक में क्या होता है, जो आपके ये एक जाति है, यहाँ पे कुछ जाति में आदमी रहते हैं, जैसे मान लो ये कुछ आदमी रहते हैं और ये कहीं बाहर किसी अन्य स्थान पर चले गए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ही अलग चेंज हो गया, अलग ही जो है वो चेंजिंग इनमें हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कुछ लोग चले गए, कुछ लोग, अब ये पूरे के पूरे ऑल ओवर हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो अलग ही हो जाएगी, यानी उस एरिया में नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये पेरापेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रकार के ध्यान रखने हैं आपको। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो स्पेसिएशन होता है, जाति उद्भव होता है, उसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब इसके दो भाग होंगे, एक सिम्पेट्रिक और एलोपेट्रिक। सिर्फ दो भाग ध्यान रखने हैं, तीसरा भाग ध्यान नहीं रखना है। अब देखो एक और आ जाता है, एक और नए टर्म आ जाता है यहाँ पे। शुरू में मैं सिर्फ सिर्फ बेस बना रहा हूँ आपके लिए। देखो सिबलिंग स्पीसीज या सिबलिंग जातियां, सिबलिंग जातियां क्या होती है, दो स्पीसीज होती है जिनकी इंडिविजुअल, यानी कि जो आपके जिनके जीव है वो मॉर्फोलॉजिकली समान होंगे। क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी रूप से क्या होंगे, आकारिकी रूप में क्या होंगे, समान होंगे, और आपके जेनेटिकली डिफर होंगे। ठीक है, जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से जो है वो असमान होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो उदाहरण दिए हैं, एक ड्रोसोफिला प्रेसी मिल्स है और एक ड्रोसोफिला आपके सूडो बुस्का है। ठीक है, सूडो बुकोरा। ठीक है, ऐसा है। तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि ये दोनों ही आपके इंडिविजुअल जो है वो आपके मॉर्फोलॉजिकली तो क्या होंगे, समान है। मॉर्फोलॉजिकली तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन जेनेटिकली क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब आपको आकारिकी में दिख रहा होगा कि इनके देखो दो यहाँ पे पंख है, इनके पंख है, यहाँ पे पैर दिए हुए हैं, यहाँ पे ये आपको दोनों दिख रहे होंगे। ये पूरा का पूरा आपको जो है डायग्राम दिख रहा होगा कि दोनों ही आपके आकारिकी रूप से समान है, लेकिन जेनेटिकली रूप से या फिर आनुवंशिकी रूप से क्या होंगे, पृथक होंगे। तो ये होंगे सिबलिंग स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपके स्पीसीज का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो स्पीसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पीसीज दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की स्पीसीज होगी। एक मिनट। ठीक है, तो दो प्रकार की स्पीसीज आपके सामने। एक होगा मोनोटिपिक, एक होगा पॉलीटिपिक। ठीक है, एक होगा मोनोटाइपिक, एक होगा पॉलीटाइपिक। अब देखो मोनोटाइपिक यानी कि जिसमें कोई भी विभाजन आगे नहीं हो, यानी कि वो स्पीसीज जिसमें कोई भी आगे विभाजन नहीं होगा वो मोनोटाइपिक होगी। और जो पॉलीटाइपिक है वो स्पीसीज आगे विभाजन होगा इसमें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ हम बात करें कि आपके जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्थवॉर्म का, ठीक है, पैथेरीटिमा पोस्टिहुमा। ठीक है,
तो इसमें आपको जो ये आपके अर्थवर्म का जो दिया हुआ है, इसमें कोई आगे अलग से कोई सब स्पीसीज नहीं है। क्या नहीं है? सब स्पीसीज इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम होमो सेपियंस सेपियंस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाती है? सब स्पीसीज आ जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें कोई सब स्पीसीज नहीं होगी, यानी कोई भी किसी प्रकार की उपजाति इसमें नहीं आएगी। अर्थवर्म में आपने देखा होगा। इसके अलावा हम लोग जो है कॉकरोच में देख सकते हैं पेरीप्लेमेटा अमेरिकाना जो हो गया, एक आपके रेबिट का जो हो गया ओरिक्टोलोगस कम्युनकुलस, है ना। तो ये आपके मोनोटाइपिक होगा और ये पॉलीटाइपिक होगा। यानी पॉलीटाइपिक में बहुत सारी हम लोग अलग अलग ले सकते हैं आपके, जैसे आप लोग ले सकते हो होमोसेपियंस फुटालेलिस, ठीक है। तो ये आपके इसमें भी फुटालेलिस जो है वो सब स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और आपके नई टर्म आ जाती है न्यू टर्म, न्यू सिस्टमेटिक्स। और ये किसने दिया था? जूलियन हेक्सले ने, ठीक है। किसने? जूलियन हेक्सले ने। इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। एक आपके फाइलम टर्म आती है जिसकी खोज हिकल ने की थी और वर्ड दिया था कुवियर ने, ठीक है। एक टर्म आती है आपके डोमेन, डोमेन जो है वो कार्ल वूज ने दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। आपको ये पता होना ही चाहिए। ये एक ऑर्डर है और इसी प्रकार से आपके क्लासिफिकेशन का एक ऑर्डर बनता है जिसमें सबसे ऊपर आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सा। और इनको पर्टिकुलर क्या बोलेंगे? टेक्सोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेक्सोन। यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन भी इसमें चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ एक उदाहरण है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपके इसको क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इनको बोलेंगे, ठीक है। ये 7 होगी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और इनको पर्टिकुलर क्या बोलेंगे? टेक्सोन, या फिर इनको सबको साथ में बोलेंगे टेक्सा। ये सिंगुलर है, ये आपके प्लूरल प्लूरल है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक उदाहरण के साथ दिया हुआ है, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें किंगडम एनिमलिया है, फाइलम कोर्डेटा आपके क्लास मेमिलिया में आता है, ऑर्डर प्रीमेट में आता है ना। आपके फैमिली क्या होगी? होमिनिडी, ठीक है। और जीनस क्या होगा? होमो। और आपके स्पीसीज क्या होगा? सेपियंस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो टाइप ऑफ टेक्सोनोमी, 3 टाइप आपको पता रहने चाहिए। वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है कीमोटेक्सोनोमी। कौन सी? कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी में क्या होता है? जब भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे वो केमिकल आधार पे होगा। किस पे? जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, प्लांट का क्या क्लासिफिकेशन, वो किसके आधार पे होगा? आपके केमिकल केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, ठीक है। प्लांट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा? केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। जैसे कि एल्केलॉइड हो गया, है ना। टेनिस आपके न्यूक्लिक एसिड हो गया, आपके आपके सेकेंडरी मेटाबॉलिज हो गया, है ना, फेट हो गया, इनके आधार पे, ठीक है। अगला एक होगा साइटोटेक्सोनोमी। और साइटोटेक्सोनोमी, साइटो से मतलब समझ में आ रहा, सेल के आधार पे। किसके? सेलुलर करेक्टर के आधार पे। सेलुलर करेक्टर, CHR करेक्टर, सेलुलर करेक्टर के आधार पे जो है इसमें क्लासिफिकेशन होगा। एक होता है मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। और मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी किसके आधार पे होगा? आपकी जो डीएनए होगा, डीएनए की आपके सीक्वेंस के आधार पे। थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा है। तो डीएनए की सीक्वेंस के आधार पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमिकल जो आपके क्लासिफिकेशन होगा। टाइप्स है ये अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी होते हैं, मैं उनके नाम तो आपको सामने लिख देता हूं। एक होता है कैरियोटेक्सोनोमी, कैरियोटेक्सोनोमी,
कैरियो टेक्सोनॉमी में केंद्रक के आधार पे, कैरियो से आपको समझ ही हो गया, केंद्रक के आधार पे, ठीक है, सॉरी क्रोमोजोम के आधार पे, केंद्रक के आधार पे नहीं, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के आधार पे अगर वर्गीकरण होगा तो एक होता है आपके न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या होगा, आपके कंप्यूटर पे बेस होगा ये, क्या, बेस्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर पे बेस्ड होगा ये, ठीक है। ये अब इसमें नंबर आएंगे, यानी कि इसमें क्या होंगे, नंबर होंगे, और इसमें क्या होंगे, कोड होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है छठा नंबर का, ये कौन सा, 5 और ये 4, 6 नंबर का होता है सोनो टेक्सोनोमी, सोनोटेक्सोनोमी। अब ये है एनिमल के साउंड के आधार पे, एनिमल के साउंड के आधार पे, और आपको जानकर हैरानी होगी इसके बारे में जो है, वो इस पे जो खोज किया था वो प्रोफेसर के शर्मा ने किया था, के, ठीक है, के शर्मा ने किया था, के शर्मा ने इसके बारे में जो आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी में है, एमडीएस यू में, उन्होंने इस पे जो है अध्ययन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। बाकी अपन जो है बात कल भी करेंगे अपन इसके बारे में, आप अभी तक का जो है हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है। आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों, इसमें अगर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एक तो फर्स्ट लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी कौन सी है, तो ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और आपको सेकंड बायो लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये आपके कोरल रीफ, ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो स्पीसीज की संख्या है वो अभी तक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जो है वो इसकी खोज हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग कल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पूरी कक्षा को देखा। हम लोग कल से और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि और अच्छी तरीके से आपको जो है वो समझाया जाए। लेकिन आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो भी आपके यहाँ डाउट होंगे वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। आपके सामने पूरी की पूरी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अच्छा प्यार दिखाते हैं इन कक्षाओं में तो ही ये कक्षाएं नियमित रहेगी। मैं प्रथम 5 कक्षाएं डाल के देखूंगा, अगर लगेगा भाई इनमें कुछ लोगों को इंटरेस्ट है तभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, धन्यवाद, शुभ दिन।